हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। विकल्प दिए गए हैं अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एक सेकेंड, माइक देख ले जरा। ओके, बताइए, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है? अंतःविवाह है, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्विवाह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आपको कई बार बताया गया है, जीएस घुरिये, क्या नाम है इनका? जीएस घुरिये हैं। इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम जाति व्यवस्था का, या जाति प्रथा कहें आप, एक ही बात है, जाति व्यवस्था का वर्णन किया था। ठीक है, वो भी व्यवस्थित तरीके से। इसे ध्यान रखिएगा। किस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की बात की है? पुस्तक का नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी पुस्तक है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में जीएस घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का जो विधिवत है या व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है, इसी पुस्तक में किया। जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था से संबंधित टोटल 6 विशेषताएं बताई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। पहली क्या है? खंडात्मक विभाजन। आप ध्यान में रखेंगे, सभी एग्जाम्स में आती है। कौन सी विशेषताएं हैं जो घुरिये ने बताई हैं, या फिर कौन सी विशेषताएं नहीं है जिसकी बात इन्होंने नहीं की है? तो पहला हो जाएगा खंडात्मक विभाजन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा संस्तरण। दूसरा क्या है? संस्तरण है। तीसरे की बात आती है तो खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, एक ये हो जाएगी। चौथी हो जाएगी विभिन्न जातियों की धार्मिक व नागरिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा? व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव भी होता है। व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। ठीक है, और एक क्या हो जाएगी? जो अंतःविवाह है वो। ठीक है, अंतःविवाह ये हो जाएगी। कुल 6 विशेषताएं जो कि जीएस घुरिये द्वारा बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है।
ठीक है। खंडात्मक विभाजन, संस्तरण है, खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध दिया गया है, विभिन्न जातियों की धार्मिक व नागरिक योग्यताएं व विशेषाधिकार दिया गया है, और व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव है, और अंतःविवाह। ये कुल 6 विशेषताएं हैं जो कि जाति व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था को रीढ़ की हड्डी कहा था, अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? अंतर्विवाह है। ये घुरिये के द्वारा ही कहा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अंतःविवाह को कहा। और इनका ये भी कहना था कि इन्होंने सुझाव दिया था कि अगर हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जिसे सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। इस तरीके से यहाँ पर किसने ये परिभाषा दी है? ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला है? बोटोमोर, मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला है। सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स की बात आपको याद आ रही है कि अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधन, उत्पादन पद्धतियां, संबंधों को रखते हैं, जबकि अधिसंरचना में बाकी समाज के जो पक्ष हैं जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी व्यवस्थाओं को रखते हैं। और अर्थ को यानी कि कहते हैं कि जब अधोसंरचना में परिवर्तन आता है तो यही समाज में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है, यह कहना कार्ल मार्क्स का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स की अगर कुछ अवधारणाओं के बारे में बात की जाए कि जो कि एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष का जो इनका कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्वयं में वर्ग। ठीक है, स्वयं में वर्ग की अवधारणा, स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, स्वयं के लिए वर्ग। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा। अलगाव की भी बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, अतिरिक्त मूल्य और इसके अलावा अलगाव की बात भी कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, एंड कार्ल मार्क्स इनसे जुड़े हुए जो इनके जो सिद्धांत कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपको बताएंगे, इसके अलावा और भी जो हैं, मिथ्या चेतना भी है। ठीक है, मिथ्या चेतना भी, ऐसे भी याद रख लीजिए आप, ज़्यादातर ये भी पूछा जाता है। मिथ्या चेतना कार्ल मार्क्स की है। सारे कॉन्सेप्ट थियरीज कंप्लीट कराए गए हैं इनके, आपको फोल्डर मिल जाएगा। और अभी एक साथ वीडियोस में कई सारे थिंकर्स थे, जैसे कि इसमें अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, पार्सन्स, ये सभी थे और भी थे। उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें कराया गया था, उनका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी तक जितने भी यहाँ पर इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र हैं, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। इस तरीके से ये बात किसने कही है? विकल्प में मार्क्स हैं, चार्ल्स मेटकॉफ हैं, एडी रॉस है और डीएन मजूमदार यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं? ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। ग्रामीण समुदाय की बात हो रही है तो ग्रामीण समुदाय की यहाँ पर विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वैसे रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज,
अर्बन सोसाइटी, नगरीय समाज, और अगर हम बात करें ट्राइबल सोसाइटी की, जनजाति समाज पर, इन पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं और उस क्लासेस में जो संबंधित जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस है, सभी कराए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं अगर आपने अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ पर कुछ अगर हम रूरल कम्युनिटी की विशेषताओं की बात करें तो जैसे कि जो जीवन यापन होता है वो प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है, जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, और जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिए, जो बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखा जा रहा है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। छोटा आकार होता है, ठीक है, छोटा आकार। इसके अलावा कम जनसंख्या, कम जनसंख्या हो जाएगा। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। जजमानीय प्रथा, जजमानीय प्रथा। सरल व सादा जीवन, ठीक है, सरल व सादा जीवन होता है, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा प्राथमिक संबंधों की विशेषता होती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिए, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो सामुदायिक भावना है वो भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि ग्रामीण समुदाय से संबंधित है, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, प्रस्थिति, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा जाता है? प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर, प्रस्थिति, यहाँ पर विकल्प हैं। बताइए। यहाँ पर सही क्या होगा? प्रस्थिति होगा, स्टेटस होगा, डी यहाँ पर सही है। स्टेटस एंड रोल की बात की जाए, इस टॉपिक को पूरा ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रस्थिति और भूमिका से संबंधित सभी अवधारणाओं पर क्लासेस ली गई हैं। ठीक है, क्लासेस में सभी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट कराया गया है, एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका फोल्डर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले प्रस्थिति एवं भूमिका की बात आती है, किसने व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया है? तो रॉल्फ लिंटन है जिन्होंने सबसे पहले प्रस्थिति और भूमिका पर व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन किया था, जिसका वर्णन लिंटन अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में करते हैं, और ये बुक आती है 1936 में। इसे आप याद रखेंगे। और प्रस्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि लिंटन की बात आती है, ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने क्या कहा? इन्होंने सामाजिक व्यवस्था में देखा है, ठीक है, सामाजिक, आप याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में इन्होंने प्रस्थिति की बात रखी है कि सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति को किसी विशेष समय में, एक तो हो गया सामाजिक, एक सेकेंड, प्रस्थिति हो गया यहाँ पर, सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं, और दूसरा विशेष समय में। ठीक है, तो प्रस्थिति क्या है? सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति को किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसको ही इन्होंने क्या कहा है? प्रस्थिति कहा है। तो इनकी जो परिभाषा है उसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम्स में आए तो लिंटन ने जो प्रस्थिति को परिभाषित किया है, दो इनके तत्व हैं, एक तो सामाजिक व्यवस्था में देखते हो, और समय विशेष में जो व्यक्ति को पद मिल रहा है वही क्या है? प्रस्थिति कहलाती है। ऑगबर्न निमकॉफ की बात की जाए तो ये
प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी बात की है। प्रस्थिति क्या है, समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, ये ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है। ठीक है, प्रस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व है। इस तरीके से याद रखेंगे, ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है। ठीक है, लेपियर की बात की जाए तो सामाजिक पद जिसे व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है उसे इन्होंने कहा है। लेपियर क्या कहते हैं, सामाजिक पद जिसे व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है वह प्रस्थिति है। ठीक है, ठीक है, वो क्या है, प्रस्थिति है। सामाजिक पद जिसे व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है वो प्रस्थिति कहलाती है। इस तरीके से परिभाषित किया है लेपियर ने। ठीक है, लिंटन सामाजिक व्यवस्था में किसी विशेष समय में व्यक्ति को जो स्थान मिलता है, पद मिलता है, वही प्रस्थिति कहलाती है, लिंटन का है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ प्रस्थिति को कहते हैं कि ये समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसने तर्क दिया है कि प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है। विकल्प में यहाँ पर रॉल्फ लिंटन है, किंग्सले डेविस है, रॉबर्ट बियरस्टेड, रॉबर्ट मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है, यह किसके द्वारा कहा गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेड। रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोल की बात आती है यानी कि जो भूमिका है, रोल की बात आती है यानी कि भूमिका, इसकी सबसे पहले बात किसने की है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। ठीक है, जीएच मीड हैं, इन्होंने सबसे पहले भूमिका की बात की है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। और एक परिभाषा महत्वपूर्ण है भूमिका से संबंधित, हॉटन हंट की। ठीक है, याद रखिएगा, हॉटन हंट ने क्या कहा है भूमिका के बारे में कि विशिष्ट पद धारण करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है वही क्या है, भूमिका है। विशिष्ट पद धारण करने के बाद व्यक्ति जिस तरीके का व्यवहार करता है, जिस प्रकार व्यवहार करता है, वही भूमिका कहलाती है। जिन्सबर्ग कहते हैं कि प्रस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरा करने का प्रत्याशित तरीका है। ये किसके द्वारा कहा गया है, जिन्सबर्ग के द्वारा कहा गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि प्रस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरा करने का प्रत्याशित तरीका है। प्रस्थिति एक पद है और भूमिका उसे पूरा करने का प्रत्याशित तरीका है, ये जिन्सबर्ग द्वारा कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका की बात हो रही है, किसने अध्ययन किया है। विकल्प है ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एन के बोस, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, एन के बोस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया है, यहाँ पर सही होगा डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, जैसे कि पहली जो बुक है इनकी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। मॉडर्न इंडियन कल्चर भी इनकी पुस्तक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये किसकी हो जाएगी, ये भी इनकी हो जाएगी।
इसके अलावा एक बुक आती है पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। ठीक है, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस हो जाएगी। डाइवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। डाइवर्सिटीज किसकी है? डीपी मुखर्जी की है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशोलॉजी ये है, सोशोलॉजी ऑफ इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस और डाइवर्सिटीज, ये कुछ पुस्तकें हैं डीपी मुखर्जी की, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, एस.एफ. नाडेल, सी. लेविस स्ट्रॉस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डीपी मुखर्जी हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को कहा था कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है, और 3 तरह की परंपराओं की बात की थी, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक और तृतीयक परंपरा। ठीक है, प्राथमिक परंपरा, द्वितीयक परंपरा और तृतीयक परंपरा की बात डीपी मुखर्जी द्वारा की गई है। समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन करता है, डीपी मुखर्जी का कहना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? नाडेल होगा यहाँ पर, एस.एफ. नाडेल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूमिकाओं के ये 2 प्रकार बताते हैं, एक तो है संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका एक तरीके से पूरक भूमिकाएं हैं। ठीक है, पूरक भूमिकाएं हैं, ये पूरक भूमिकाएं होती हैं, यानी कि अगर व्यक्ति पति की भूमिका तभी निभाएगा जब उसकी पत्नी हो। ठीक है, तो जो संबंधात्मक भूमिका होती हैं वो पूरक भूमिकाएं होती हैं। दूसरा है गैर संबंधात्मक भूमिका। ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका, ये दूसरी इनकी अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, स्वतंत्र भूमिकाएं हैं ये। जैसे इसमें आप रख सकते हैं कवि को। ठीक है, इसमें उदाहरण में क्या आ जाएगा? कवि आ जाएंगे। ठीक है, कवि हो जाएंगे, साधु आ जाएंगे इसके अंतर्गत। गैर संबंधात्मक भूमिका स्वतंत्र भूमिकाएं होती है, संबंधात्मक भूमिकाएं पूरक भूमिकाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से संस्कृति की एक विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं, संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती, यही गलत है, पहले ही दिख गया। ठीक है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिशाव्यवी होती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, नहीं होती यहाँ पर दिया गया है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि लिंटन। ठीक है, लिंटन ने संस्कृति को समाज के सदस्यों की जीवन विधि कहा था। संस्कृति क्या है? जीवन विधि है, समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। पूरा नहीं लिखा जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिंटन कहते हैं संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड, जो संस्कृति है वो समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। ठीक है, जीवन शैली बताते हैं संस्कृति को, समाज के सदस्यों की जीवन शैली है संस्कृति, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। और इसके अलावा हर्शकोविट्स है, इनका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज्यादातर पूछने जाता है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। जो संस्कृति है, कल्चर है, यह पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मानव निर्मित भाग है। ठीक है, ये हर्शकोविट्स का कहना है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक आपको और भी फैक्ट बताना है, संस्कृति का औपचारिक जनक कौन है? संस्कृति का औपचारिक
जनक कौन है? टाइलर है। ठीक है, टाइलर है संस्कृति के औपचारिक जनक, ये आपको ध्यान में रखना है। टाइलर को संस्कृति का औपचारिक जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? प्रिमिटिव कल्चर। प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5 यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 5। ठीक है, 5 यहाँ पर सही है। पहला हो जाएगा मातृ ऋण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पितृ ऋण, ठीक है, तीसरा हो जाएगा देव ऋण, ठीक है, उसके अलावा आप गुरु ऋण रखिए, एक होता है, और एक हो जाएगा अतिथि ऋण। ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं, इन्हें याद रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकल्प है यहाँ पर सोरोकिन, पेरेटो, ऑकबर्न, मार्क्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। निम्न सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, चाहे उसमें सोरोकिन का हो, पेरेटो का हो, टॉयनबी, स्पैंगलर का हो, इन सभी को कंप्लीट कराया गया है। अलग अलग क्लासेस ली गई हैं, थ्योरीज कराई गई हैं एक में, और एक फोल्डर आपको मिलेगा जिसमें इनसे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज हैं उन्हें कराया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम्स में प्रश्न इनसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है, इसे भी आप बात याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? टॉयनबी, सोरोकिन, गिलेन, पेरेटो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन होगा। सोरोकिन, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोरोकिन ने अपना यह सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में दिया है। याद रखिएगा, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में ये सिद्धांत दिया है, और संस्कृति के 3 अंग बताते हैं, या संस्कृति के 3 प्रकार बताते हैं। पहला क्या हो जाएगा? आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भौतिक। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आदर्शवादी संस्कृति। ये 3 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। इसके अलावा इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को, यानी कि जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देखिए। ध्रुवीकरण का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ध्रुवीकरण का सिद्धांत है। इसके अलावा सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत हो जाएगा। अंतर्भूत परिवर्तन का, ये हो जाएगा एक। ठीक है, घड़ी के पेंडुलम का, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत सोरोकिन के सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समृद्ध परिवार से संबंधित है। मॉर्गन, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर समृद्ध परिवार की बात हो रही है, तो मॉर्गन ने भी किया है, और दूसरे कौन है? लिंटन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है।
ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। लिंटन की बात की जाती है तो इन्होंने जो परिवार के प्रकार बताए हैं वो 2 बताए हैं लिंटन ने। एक तो समरक्त बताया है, ठीक है, समरक्त परिवार, और जो दूसरा हो जाएगा वो विवाह संबंधी है। ठीक है, विवाह संबंधी परिवार और समरक्त परिवार की बात लिंटन ने की है। मॉर्गन की बात की जाए तो उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं मॉर्गन ने। पहला जो परिवार का प्रकार बताया है वो समरक्त बताया है, समरक्त परिवार। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा समूह विवाही परिवार, समूह विवाही परिवार हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा युगल परिवार, ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा। चौथा हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार हो जाएगा। और आखिरी में एक विवाही परिवार की बात करते हैं। ये आप क्रम में याद करेंगे, क्रम से लगाने को आता है। समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार। आखिरी में एक विवाही परिवार की बात करते हैं। क्रम से याद कर लीजिए, क्रम में लगाने के लिए आता है। लिंटन ने 2 बताए हैं, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संसरण का अवयव नहीं है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। आपको कई बार बताया गया है, यहाँ पर अर्थशास्त्र नहीं होगा। अर्थशास्त्र की बात इन्होंने नहीं की है, विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था, जिसमें सबसे पहले गणित शास्त्र की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, फिर खगोल शास्त्र, ठीक है, खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिर इसके अलावा भौतिक शास्त्र आ जाएगा, भौतिक शास्त्र, फिर आएगा रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र आ जाएगा, फिर इसके बाद आएगा जीव विज्ञान और फिर लास्ट में समाजशास्त्र आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, फिजिक्स की करते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की बात करते हैं। इसे भी आप क्रम में याद करेंगे, ठीक है, क्रम में लगाने को आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? एमाइल दुर्खिम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ए सही होगा। अब देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि श्रम विभाजन की बात किसने की है, तो एडम स्मिथ ने की है। दुर्खिम ने सामाजिक श्रम विभाजन की बात की है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खिम ने दिया है। और समाजशास्त्र में भी सबसे पहले दुर्खिम द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले श्रम विभाजन की बात की है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, दुर्खिम ने किस पुस्तक में सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है? बुक का नाम क्या है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक आती है 1893 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी पुस्तक है सुसाइड हो जाएगी, फिर हो जाएगी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, ये हो जाएगी। एक पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये किसकी हो जाएंगी पुस्तकें? दुर्खिम की हो जाएंगी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड है।
द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? तो यहाँ पर सेंट साइमन होंगे। साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या कहना है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडिस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। वॉलेस्टीन हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ठीक है, हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है वॉलेस्टीन की, ठीक है। और अगर बात की जाए भूमंडलीकरण या जो इनका वैश्वीकरण है उसके सिद्धांत कौन है? उससे पहले वॉलेस्टीन की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, ठीक है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो वॉलेस्टीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब बात की जाए कि जो रॉबर्टसन है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा रॉबर्टसन का, इन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण इस शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से इन्हें वैश्वीकरण या जो भूमंडलीकरण है उसका जनक कहा जाता है। पूछा जाए समाजशास्त्र में सबसे पहले इसका यूज ग्लोबलाइजेशन का रॉबर्टसन द्वारा किया गया है, इस वजह से इन्हें जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष किसने दिए हैं? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बताइए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? अच्छा, सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का जो व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है वो E.A. रॉस द्वारा किया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। किस पुस्तक में बात की है? तो सोशल कंट्रोल के नाम से ही उनकी पुस्तक है। ये आती है 1901 में, ठीक है, 1901 में ये पुस्तक आती है। सामाजिक नियंत्रण के बारे में इनका क्या विचार था, क्या कहना था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके माध्यम से समूह अपने सदस्यों को समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार के अनुरूप बनाना सिखाता है। उसको ही इन्होंने क्या कहा था? सोशल कंट्रोल कहा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें किम्बॉल यंग का, तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पर कॉल मैनहीम होगा, ठीक है। कॉल मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की है। किम्बॉल यंग की बात की जाए तो इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की जो बात है वो किम्बॉल यंग द्वारा की गई है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कॉल मैनहीम यहाँ बताया ही गया है। सदरलैंड ने सोशल कंट्रोल में कोई भी बात नहीं की है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेपियर की, ठीक है, लेपियर भी दो बताते हैं। एक तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, और दूसरा क्या हो जाएगा? सत्तावादी सामाजिक नियंत्रण। ये दो प्रकार लेपियर द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था? तो अभी बताया गया है रॉस ने किया था। रॉस सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं। सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है जो कि 1901 में आती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। यहाँ पर विषय ऑप्शंस दिए गए हैं। कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर तृतीयक उद्योग हो जाएगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कृषक समाज की बात की जाए तो ये जो अवधारणा है
इस अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दिया गया है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने यह अवधारणा दी है कृषक समाज की, किस पुस्तक में दी है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये इनकी पुस्तक है, आती है 1956 में। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में ये पुस्तक आती है। इस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी। इनका कहना था कि जब हम ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल मतलब जनजातीय समाज से हम जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा हुआ भूभाग कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृषक समाज कहते हैं। इसको ही इन्होंने क्या कहा है? कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा है। ठीक है, अवशिष्ट समाज कहा है इसे, और इनका अध्ययन कहाँ रहा है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के गांव पर इन्होंने अध्ययन किया है और वहां पर अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने ये अवधारणाएं दी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बेयरस्टेड, एस.सी. दुबे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया, कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956 में बुक आती है, इसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जी.एस. घुरिये, हेरोल्ड जे. पीके। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसके द्वारा किया गया है? हेरोल्ड जे. पीके द्वारा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? आंद्रे बेते। आंद्रे बेते, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने कृषक से संबंधित 3 विशेषताएं बताई थी। ध्यान रखिएगा, कृषक से संबंधित 3 विशेषताएं बताई थी। पहला क्या हो जाएगा कि जो कृषक होता है वो भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, भूमि से जुड़ा है कृषक या किसान आप कह लें। अधिकांश समाजों में, ठीक है, ज्यादातर समाजों में जो कृषक होते हैं उनकी निम्न स्थिति होती है। अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, कृषकों की निम्न स्थिति होती है। इसके अलावा कृषकों को मजदूरों का पूरक माना है। मजदूरों का पूरक माना है कृषकों को आंद्रे बेते ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, सी.एच. कूले, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी.एच. कूले हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। इसके अलावा इन्होंने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले द्वारा दी गई है। ठीक है, प्राथमिक समूह, आत्मदर्पण सिद्धांत जो कि समाजीकरण से संबंधित है, अर्ध प्राथमिक समूह, ये जो अवधारणाएं हैं वो कूले द्वारा दी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, कूले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं उनमें जब परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा, टोलकेट पार्सन्स। यहां पर विकल्प सी यहां पर सही है। अब सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात कर ली जाए, जैसे कि मैकेवर पेज सामाजिक परिवर्तन किसमें देखते हैं? सामाजिक संबंधों में। ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन है, ये किसके द्वारा कहा गया है?
मैकएवर द्वारा। ठीक है, इसके अलावा डॉसन एंड गेटिस, इन्होंने क्या कहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, ये बात डॉसन एंड गेटिस की है। मेरिल एंड एल्ड्रिज, ठीक है, इनका क्या कहना है, मानवीय क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन, मानवीय क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, ये मेरिल एल्ड्रिज का कहना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको पूरा ही टॉपिक कंप्लीट करना है तो आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा पूरा तो कंप्लीट नहीं कराया जा पाएगा, टाइम कम है और हो भी नहीं पाएगा वो, तो आपसे जो भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स बोले जा रहे हैं देखने के लिए, उन्हें ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है किसमें, सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित इनमें से किसमें हो जाएगी, संघर्ष में हो जाएगी। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसे सोशल प्रोसेस में कंप्लीट कराया गया था, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, है ना, समझौता, आत्मसातकरण, सहयोग, ये सभी सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित जब क्लासेस हुई हैं तब उसमें कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। अब हम संघर्ष की बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह एक चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया है, वैयक्तिक प्रक्रिया है, चेतन हो गई, वैयक्तिक हो गई, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हमें हर समाज में ये देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा अनिरंतर की प्रक्रिया है। ठीक है, अनिरंतर है, इसमें अनिरंतर ये प्रक्रिया है। इसके अलावा एक ग्रीन से संबंधित प्रश्न आता है, इन्होंने सहयोग को, ठीक है, ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है ग्रीन ने। ठीक है, ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, ये आपको बात याद रखनी है। मैकएवर की बात आती है तो मैकएवर ने दो प्रकार बताए हैं संघर्ष के, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात मैकएवर द्वारा की गई है। डेविस की बात आती है तो डेविस ने दो बताए हैं, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस ने की है। ठीक है, संघर्ष कैसी प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया है, वैयक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक और अनिरंतर प्रक्रिया है। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। मैकएवर ने संघर्ष के दो प्रकार, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष बताया, जबकि डेविस ने आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात की है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है। विकल्प में रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, लिंटन होगा, रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जादू से धर्म का विकास हुआ है या कथन किसका है, टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये किसके द्वारा कहा गया है, टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया है, यहाँ पर फ्रेजर होगा। ठीक है, जेम्स फ्रेजर होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जेम्स फ्रेजर जादू को आभासीय विज्ञान या आभासीय कला बताते हैं। ठीक है, फ्रेजर जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहते हैं और कहते हैं कि ये जो जादू है वो विज्ञान की अवैध बहन है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। जादू का आभासी विज्ञान या कला किसने कहा? जादू विज्ञान की अवैध बहन, ये किसका कहना है? ठीक है, फ्रेजर के द्वारा कहा गया है, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है समिति, समाज, संस्था, समूह। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही क्या होगा? जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई किसने कहा है? संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसके द्वारा कहा गया है? गिलिन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन के द्वारा कहा गया है, याद रखेंगे आप। और इसके अलावा संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, ये भी गिलिन के द्वारा कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है कल्चरल सोशियोलॉजी है, कल्चरल सोशियोलॉजी, ये पुस्तक गिलिन एंड गिलिन ने लिखी है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये गिलिन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर सी होगा सही। आखिरी प्रश्न है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? A.K. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की इकाई प्रक्रिया किसने कहा है? बताइए, संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास ने दी है, M.N. श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। किस पुस्तक में दी है? पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द तुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। और संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया है? योगेंद्र सिंह के द्वारा कहा गया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।